हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे इंडिया की। इंडिया ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने पर पूरी दुनिया में पाबंदी लगा दी है, लेकिन अभी भी कुछ पाकिस्तानी प्रमोटर्स हमारी जानब ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम करने के हवाले से अगस्त में शोज अनाउंस किए, जो कि इस बात की दलील देता है कि अभी भी काम जारी है इंडियन आर्टिस्ट के साथ, जबकि उन्होंने हम पर तो पाबंदी लगा दी है। ये क्या माजरा है कि जानेंगे, लेकिन बात करते हैं फिजा अली की। फिजा अली ने कामरान शाहिद के शो में कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी की है, जिनमें सुहेल वराई साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब आते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि सना यूसुफ 17 साल बच्ची जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसकी मजीद डेवलपमेंट क्या है उस केस के हवाले से। और जनाब, ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तानी सिनेमास में जो पाकिस्तानी मूवीज लगाई गई, लव गुरु और दीमक, उनका फीडबैक क्या है, उनका रिस्पांस क्या है, ये भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टाकरा चल रहा है इंडियन आर्टिस्ट और पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर। ठीक है, उन्होंने हमें बैन कर दिया, यहाँ पर पाबंदी लगा दी पूरी दुनिया के हवाले से काम करने के ऊपर, लेकिन ये पाकिस्तानी प्रमोटर्स कौन है, ये इंडियन आर्टिस्ट कौन है जिनके साथ अभी भी काम जारी है, ये जरा बताइए। ये हमने पहले भी जब बात की थी ना इन लोगों के हवाले से, तो मैंने तो इनके लिए वो एक गैरतमंद और बेगैरत का वर्ड यूज़ किया था। अब इससे आगे तो कुछ नहीं कह सकते टीवी के ऊपर, अब गालियां तो इनको देने से रहे। ये जो है ना, कहानी थोड़ी सी ये है कि इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद इंडिया से तो बाज़ाब्ता पाकिस्तान का जो आर्ट है, कल्चर है, ड्रामा है, फिल्म है, म्यूज़िक है, वो बैन हो चुका है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये नरेंद्र मोदी के अहकामात हैं, भारतीय हुकूमत के ये ऑर्डर्स हैं, ये रा की धमकी है, ये RSS की जो है ना एक जिसको कहते हैं कि हुक्म है, ऑर्डर है कि कोई पाकिस्तानी फनकार के साथ, कोई इनका प्रमोटर, कोई डायरेक्टर, कोई म्यूजिक रिलेटेड पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा ताहुक्मे सानी। ताहुक्मे सानी का मतलब क्या है? जब कभी जिंदगी में दोबारा हालात मामूल पर आ जाएं, दोबारा से जो है वो सिंतास जो मुआहदा है वो उसकी बहाली हो चुकी हो, दोबारा से ट्रेड शुरू हो जाए माजी की तरह, दोबारा से कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो जाए, उससे पहले किसी ने, कोई काम किसी भारतीय प्रमोटर ने, किसी भारतीय डायरेक्टर ने, किसी भारतीय लिखारी ने, किसी ने अगर पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी प्रोडक्शन के साथ काम किया, तो फिर इंडिया वापस ना वो आने का सोचे और ना इंडिया में फैमिलियों के साथ वो महफूज होगा। मतलब ये धमकी है, उसके लिए भी बैन है, ये धमकी है। अब हो क्या रहा है? हमारे प्रमोटर साहब क्या करें, हमारे लोग क्या करें? हमारे लोग, अगस्त जो है ना, पूरी दुनिया में 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है, और 15 अगस्त जो है वो दुश्मन मुल्क इंडिया का यौम आज़ादी मनाया जाता है। अमेरिका में परेड्स होती हैं, यूके में परेड्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है। उसमें यह है कि दोनों मुल्कों के फनकार जो हैं वो उनको बुक किया जाता है। इस दफा अगस्त में और अगस्त से पहले और उसके बाद हमारे कुछ प्रमोटर्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको तफसील बता देता हूं। यह है कि इंडियन प्रमोटर्स इवेंट ऑर्गेनाइजर की जानिब से गुलकारों, अदाकारों का बाइकाट, मोदी के अज़ाइम का भरपूर साथ, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी प्रमोटर्स को इंडियन अदाकारों के साथ काम करने पर फख्र महसूस हो रहा है। ये मैं एक रिपोर्ट आपके साथ पढ़ रहा हूं। उसमें यह है कि कराची, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी प्रमोटर हैं, इनका नाम है नासिर सिद्दीकी साहब हैं। ये कोई कराची, ये अभी भी जारी रख, जी, इनका कराची भी जारी किया है काम। ये जनाब अली संजय दत्त, खलनायक और अरशद वारसी के साथ अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इनको हाथमी शक्ल दे दी गई है, उनके पोस्टर्स जो हैं जो है इस वक्त जारी कर दिए गए हैं, उनकी कैंपेन शुरू हो गई है, टिकट बेचने के लिए जो है वो कैंपेन शुरू हो गई है। वो स्क्रीन पर नाजरीन जो है वो देख रहे होंगे डेट्स के साथ शोज हैं। ये अगस्त में भी हैं, अगस्त से पहले भी हैं। उसके बाद अच्छा, यही जो नासिर सिद्दीकी है, जब फुल अरूज पे थी इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग और लड़ाई, उस वक्त इन्होंने सुनिधि चौहान का शो रखा, इंडियन गुलकारा का, अमेरिका में इन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडिया में काम करने वाले कई सिंगर्स, अदाकारों, फनकारों के नाम तक इनके प्रोजेक्ट से हटा दिए गए हैं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। अभी मैं आपको बड़ी पोस्टर से सर आधी पिक्चर्स हटा दी, मैं जबरदस्त अब डिटेल दूंगा, अभी जबरदस्त डिटेल देता हूं आपको। ये इंडिया में बैन कर दिए गए हैं और सख्त बयानबाजी की जा रही है।
इस हवाले से अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों में गहरा दुख पाया जा रहा है कि चंद डॉलर्स की खातिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी यकीनन। अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है। इसी तरह से अमेरिका में मुकीम एक मियाँ बीवी हैं, मोहम्मद अब्बास, उज़मा अब्बास हैं। अच्छा, ये एक कदम और आगे चले गए। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 14 अगस्त की कोई तकरीब नहीं रखी। 14 अगस्त का अभी तक इनकी प्रोडक्शन ने, इनकी कंपनी ने कोई पोस्टर ऐसा जारी नहीं किया कि 14 अगस्त पाकिस्तान का योम आज़ादी। 15 अगस्त मना रहे हैं ये। अच्छा, पाकिस्तानी होकर, ये अमेरिकन मियाँ पाकिस्तानी बीवी जो होकर। हैं, इनके ग्रीन पासपोर्ट हैं, ब्लू भी होंगे इनके पास, इनके खानदान यहाँ पे रहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये डॉलर्स के लिए, ये सिर्फ पैसे के लिए ये अपनी माँ का 14 सौदा अगस्त कर रहे भूल हैं। गए हैं। ये 14 अब अगस्त नहीं 15 कर रहे अगस्त की तैयारियां ये कर रहे हैं। 15 अगस्त को बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन जो है ना, उनको इन्होंने बुलाया। और दिवाली पे पूरी जो है रामलीला सजाई जा रही है दिवाली पे। हाइट ऑफ शेम। यस, ये इनकी तरफ से है। अच्छा, उसके बाद अमेरिका में इन प्रमोटर्स के इंडियन अदाकारों व गुलकारों के साथ साथ इवेंट प्लानर्स और प्रमोटर के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त इंडियन मीडिया, हुकूमत, बॉलीवुड आपके अदाकारों तक को नफरत की निगाह से देख रहा है, उनको बैन कर रहा है, उनके पाबंदियां लगा रहा है, और आप चंद डॉलर की, अच्छा, इससे जुड़ी हुई आप मुझसे खबर ले लें। आप देखें जरा, ये हाल है हमारे पाकिस्तानी प्रमोटर्स अब मैं का। कुछ ऐसे लोगों के नाम आपको बताता हूँ जो इधर मौजूद हैं, अभी लाहौर में थे 2-3 दिन पहले। बताइए। वो साहब अभी भी इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे ये लोग। इंडिया से पैसा आ रहा है, इंडियन प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। उनका नाम है काशिफ निसार। काशिफ निसार बड़े पॉपुलर जो हैं वो डायरेक्टर हैं। हो सकता है मासूमियत में कर रहे हो काम, उनका बड़ा अच्छा है। उन्होंने ग्रीन टीवी के लिए काबली पुलाव ड्रामा बनाया था, आपको याद होगा, और इस तरह के बड़े सीरियल उन्होंने बनाए हैं। उनके हवाले से पता चला है कि वो जी सिनेमा जो है उसके लिए प्रोडक्शन बनाते हैं, और ये टोटल जो है इंडिया की इन्वेस्टमेंट होती है, और ये एक्सक्लूसिवली ये ड्रामे, ये कंटेंट इंडियन चैनल्स पे चलते हैं। जी के जो चैनल्स इंडिया हैं के लिए काम उन करते पे हैं चलते हैं। exclusively। इसी तरह एक डायरेक्टर हैं आसिम रजा साहब, अभी इनका एक तारुफ अब मुझे बताना पड़ेगा। आसिम अब रजा एक साहब, आसिम बताइए रजा, कौन है? ये साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दामाद है, ठीक, और डायरेक्टर है आसिम रजा साहब। आसिम रजा जो है ये भी यही काम कर रहे हैं। अब इनका रिश्ता देखें, इनका ताल्लुक और इनकी निस्बत देखें, और भारत के साथ काम कर जंग रही की हैं, सूरत हाल देखें। जंग के बाद जो मामलात ठीक है, हैं, आपका जहन तस्लीम करता है ये। और ये साहब जो हैं सोनी टीवी के लिए इन्होंने अभी एक ड्रामा बनाया है, शंदूर, जो हमारा पाकिस्तान का एक इलाका है, ये वहां पे ये ड्रामा शूट किया गया है। उसमें फवाद खान हैं, सनम सईद हैं, ठीक है। और इससे पहले भी एक ड्रामा बरज़ख था, गालबन इन दोनों में से एक का, वो सोनी टीवी पे चला इंडिया में। और अब जो है ना शंदूर बनाया गया। अब इनका ये ड्रामे जो हैं ये बने बनाए डब्बों में बंद हो गए हैं, उधर जाते हैं, और ये बैन हो गए हैं, और इनके ये ड्रामे और कंटेंट रुक गया है। लेकिन बदकिस्मती मैं बता रहा हूँ कि सोच बता रहा हूँ कि आज भी जो है हमारी जो कौमी गैरत है, हमारे जो इतने यहाँ पे बच्चे शहीद हुए हैं, हमने जो लाशें उठाई हैं, हमने जो शोदा की मैयतें उठाई हैं, हमारी मस्जिदों पे हमले किए गए हैं, हमारी शहरी आबादियों पे हमले किए गए हैं, हमारा पानी बंद करने की आज भी धमकी दी जा रही है, आज भी सिंध तास मुआहिदा पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ, आज भी जंग के खतरात जो हैं वो टले नहीं हैं, आज भी जंग मंडला रही है। ये लोग एंटरटेनमेंट करने के चक्कर में बैठे हैं। आज ये लोग जो हैं आज भी सिर्फ पैसे के लिए, डॉलर्स के लिए। अब मैंने आपको बैरून मुल्क मुकीम काली भेड़ें और मुनाफिकीन जो हैं उनके नाम लेके बताया है, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो लोग अभी भी, और ये समझते हैं कि किसी को पता नहीं है। लेकिन सर मैं हैरान हूँ, आपने आसिम रजा साहब की बात की जो कि दामाद रह चुके हैं, एक्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं एक्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो ये कोई दामाद को सीट नहीं होती कि बंदा वहां पे रह चुका होता है फिर रिटायर हो जाता है। दामाद तो है ना, ये तो दामाद है, लेकिन ही इज नो मोर। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ इस कॉन्टेक्स्ट से बात करूँ कि इन पे तो बिल्कुल सूट ही करता इस वक्त, मतलब जिस पोजीशन को ये होल्ड करते हैं और जिस फैमिली ट्रेल से ये आ रहे हैं, इनका तो बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल से। बस इनके लिए फिर आखिर में ये मैं यही कहूंगा कि जब आपकी माँ पे हमला होता है ना, आपकी माँ पे कोई अटैक करता है, तो फिर सरहदें होती हैं। तो सरहदों का एहतराम, सरहदों का जो एक उनकी हिफाजत है, ये तो
पेट पे पत्थर बांध के भी की जाती है। आप देखें सनम तेरी कसम एक फिल्म थी, मावरा हुसैन का पोस्टर हटा दिया उसमें से, गाने हटा दिए, नाम हटा दिए, उस पोस्टर की रंग उन्होंने यार नक्शे बदल दिए। आप ना जितनी भी इस मूवीज पॉडकास्ट से इनको हटा दे वो फौरी रईस तौर पे, फिल्म मेरा दिल भी नहीं थी, कर रहा अब इन पे बात करने उसमें का। महिरा खान की शक्ल गायब है। आप ऐसे नामों को ना इन पॉडकास्ट से इससे हटा दें जरा, गानों से, हर जगह से आगे चलें, आप इससे हटा दें इनको। मतलब उनकी हरकतें देखिए, उनके आप एक्टिविटीज देखिए, उनके आप एक्शंस देखो। यहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी प्रोमोटर्स जो है वो काम करने से कतरा ही नहीं रहे। एनीवेज लेट्स सी मजीद क्या डेवलपमेंट इस हवाले से। अब देखते हैं कि ये लोग काम करना बंद करेंगे या नहीं करेंगे, या मजीद करते रहेंगे और इनको कब अकल आएगी। लेट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर जब बात करते हैं फिजा अली की, कामरान शाहिद के शो में फिजा अली ने बदतमीजी की है कुछ सहाफ़ियों के साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ, जिनमें सुहेल वराइच आ जाते हैं, जिनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब आ जाते हैं। इनके अलावा भी और कोई है? ये माजरा क्या है, क्यों हो गई बदतमीजी, ये भी बताइए। असल में हमारा जो एक कल्चर है ना, तहजीब है हमारी, जब आप किसी को घर पे मधु करते हैं तो ये जो है ना घर के मेज़बान की जिम्मेदारी होती है कि किसको कितनी इज्जत देनी है, किसकी इज्जत का ख्याल रखना है, और एक रख रखाव, एक तहजीब। तो कामरान शाहिद जो है ना वो चूंकि इस ट्रांसमिशन के ईद शो के होस्ट थे, ठीक, और अब उनका ये लेवल भी नहीं है कि मैं उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करूं कि उन्होंने ये कोई व्यूज के लिए या कोई रेटिंग के लिए ये उनको करना चाहिए, जब उनका बड़ा मुनासिब एक नाम है जो है एक एंकरों में। और मैं बड़ा पुराना उनको जानता हूँ, वो जंग दौर में वो हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट होते थे। अम्बेसडर के ना स्विमिंग पूल में उनका पाँव स्लिप हो गया, उनके बेचारे को पूल में डेथ हो गई थी। मोइन जियो के रिपोर्टर थे ये। कामरान शायद ना मोइन के साथ आया करते थे, तो वो मैं जंग रिपोर्टिंग में बैठा होता था तो मोइन ऊपर दी न्यूज़ में होते थे, तो मोइन हमारे पास बैठा के इनको, तो वो उधर चले गए, या सामने जियो में खबरें फाइल करनी होती थी। तो मैं इनके साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा हुआ है। ये शाहिद साहब के बेटे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये क्या किया। मैं तो इस तमाम तर बदतमीजी, बदतहजीबी, बदसलूकी और इस रवैये का जिम्मेदार जो है वो कामरान शाहिद को ठहराऊंगा मैं। नो 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 नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये कौन सी कोई लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, बजट ट्रांसमिशन है कि वो टंग से रिकॉर्डेड है ना भाई। मैं यही, हम यही काम कर रहे हैं ना। मैं कामरान शाहिद जो है इस फील्ड में मुझसे बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है, तो इसलिए वो उनको समझ आ जाएगी कि मुझे ये काम मुझे भी आता है। तो इस तरह की चीजें एडिट कर आपको कर देनी चाहिए थी। देखिए कौन अपलोड करते हैं? सुहेल वड़ाइच जो है ना वो इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मैं चूंकि बदकिस्मती से कह लें या गलती से, मैं इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और मैंने अभी सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को फोन किया है कि इनकी प्रेस रिलीज जारी करें ये कामरान शाहिद के खिलाफ और ये फिजा अली के खिलाफ। ये क्या बेचते हैं, इनकी औकात क्या है? ये जो है वो सुहेल वड़ाइच जैसे लेजेंड आदमी को बिठा के आप उनकी इंसल्ट करवाएंगे, आप शो में बिठा के। मुजीबुर रहमान शामी जैसी आप शख्सियत, शामी साहब से बड़ा हमारा इख्तिलाफ इसलिए रहता है एक अखबार के ऑनर की वजह से। हम उनसे बाज़ का तनहाएं लेट हुई तो हम जाके हमने नाराज भी होना है, हमने प्रोटेस्ट भी करना है, प्रेस रिलीज भी जारी करनी है। अदरवाइज मुजीबुर रहमान शामी एक है इस साफत में, सुहेल वड़ाइच एक है। सुहेल वड़ाइच इतने मैं समझता हूं कि नीट एंड क्लीन और इतने बड़े कैरियर को कैरी करना और बेदाग कैरियर, इतना लंबा इनिंग खेलना और बेदाग इनिंग खेलना, ये दूसरा सुहेल वड़ाइच मुझे बताए ना इस मुल्क में। सर बदतमीजी तो जी आप पूछ रहे हैं पहले। जी मैं कह रही बदतमीजी तो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। और जब आप बात करते हैं सीनियर जो जर्नलिस्ट है, ऑब्वियसली इनका नाम है, उनकी एक रेप्यूट है, इमेज है, और सब इनको बहुत ही अच्छे लफ्जों में कंसीडर करते हैं। माजरा क्या हुआ ये बताइए। माजरा ये हुआ, जरा मुझे कहानी बताइए। कहानी ये है कि वो जो आप ना इमरान की कहानियां सुन सुन के ना आपको कहानी सुनने की आदत पड़ गई। सर अभी हम उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी वो कि ये कहानी ये है कि शो की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, एक पैनल बनाया हुआ है, उसमें वो इरशाद भट्टी बैठा हुआ। और इरशाद भट्टी को तो 3 टाइम बेइज्जत करें आप, उसको 5 टाइम करें, ठीक, बाजमात करें उसको 5 टाइम, वो डिजर्व करते हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ही नहीं कोई फर्क पड़ता ना। और भाई वो मैं कहता हूँ ना वो हियों में ना शियों में। मसला ये है कि ना वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो मुझे पता है, उसकी भी कहानी किसी दिन सुना दूंगा आपको, उसकी मजबूरी भी बता दूंगा आपको। मुझे पता है जंग में उसका कॉलम कैसे शुरू हुआ, ठीक है, किसके कहने पे हुआ, वो किसका मुलाजिम था, किसने मीर शकील रहमान को उसकी सिफारिश की, कैसे वो जो है वो रिपोर्ट कार्ड में बैठना ये कहानी आपको पूरी सुना दी जाएगी, बैकग्राउंड भी बता दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, कैंपेनें भी सारी बता दी जाएंगी, मैं वो सारा बता दूंगा। सुने, उसको छोड़ दें यार, उसको आप
छोड़ देना, वो तो ठीक, मैटर ही नहीं करता। जी जी, मैटर कौन करता वहां पे? मैटर करते हैं सुहेल मुजीबर रहमान बड़ाई शामी साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब, ठीक सुहेल बताइए। बड़ाई साहब, जवाद अहमद साहब, मलक अहमद खान साहब, ठीक, स्पीकर पंजाब असेंबली, ये लोग मैटर करते हैं। अब बारी बारी कामरान शायद जो है ना वो एक क्यू देते हैं जी, उसको एक स्क्रिप्ट याद करवा दिया फिजा अली को कि हर बंदे के बारे में, अगर सुहेल बड़ाई जो है ना वो साफी ना होते तो क्या होते, तो वो जो है ना अपना वो एक भांडपन जो है, अगर ये सवाल एक डाले ना सवाल, आप मुझे बताएं कि पूछे मुझसे कि फिजा अली अगर ये आर्टिस्ट उर्टिस्ट ना होती, जो भी वो करती फिर रही है, तो क्या होती, पूछे मुझसे आप। चले अगर ना होती तो क्या होती, हाँ, बताइए। फिजा अली वही होती जो वो है, और वो ठीक, उसको पता है वो क्या है। फिजा अली को पता है वो क्या है, पूरा कराची जानता है वो क्या है, पूरी इंडस्ट्री जानती है वो कहां से आई है, वो क्या है। ये एक सवाल सबसे उधर करवाया जाता, और इसी तरह सबको पहले एक दिन पहले बताया जाता, जिस तरह फिजा को स्क्रिप्ट याद करवाया ना कामरान शाह साहब आपने, तो ये कोई कमाल नहीं है। और आपकी हंसी पे मुझे दुख हुआ और तरस आ रहा था मुझे आपके ऊपर कि आप लेजेंडरी शाहिद साहब के बेटे हैं। वो नीले गुंबद वाली हवेली में जब आप किसी को बुलाते हैं घर पे मेहमान, तो उसको इस तरह आप उसकी तजलील करते हैं। ये तो नामुनासिब है। देखें, मज़ाह में और तजलील में और डिफरेंस है, तजहीक में हाँ डिफरेंस, वो फर्क होता है। राइट। तो आपने दानिस्ता तौर पे, अब मैं आपको शो के अभी वाकयात बताता हूँ सर ना, मैं यही चाह रही थी कि वाकयात सुने ना। उन्होंने वो इस तरह उनके बारे में लूस्टा किया उन्हें फिजा ने, और सुहेल बड़ाई साहब ने वो हंसते हंसते अपने अंदाज में, उन्होंने कोई उसका रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जो है। ठीक, इसी तरह उन्होंने शामी साहब के बारे में कह दिया, और शामी साहब को वो बार बार कह रही चाचा, और कभी जो है ना वो कुछ कह रही है कि इस उम्र में जो है ना आपको तो ये कर देना चाहिए। उसके बाद वो जवाद अहमद जब उठ के चले गए, वो अब स्टोरी सुनाता हूँ, ब्रेकिंग देता हूँ आपको। जवाद अहमद शो में नहीं आते, शो में वो हुआ क्या, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर है कामरान शाहिद का। हुआ ये कि शो में जवाद अहमद और इरशाद भट्टी की आपस में कोई तकरार हो गई। अभी वो फिजा अली की एंट्री नहीं हुई, जो है ना उनका वो भांडपन अभी शुरू नहीं हुआ। तो उसमें ये होता है कि जवाद अहमद जो है वो गुस्से में रिएक्ट करते हैं, और वो अब वो पोर्शन नहीं चलाया आपने, वो पोर्शन आप क्यों एडिट किया उसको? अगर आपने वो एडिट कर दिया है तो आपने जो जो जिन जिन लोगों की तज़हीक की गई, तजलील की गई, एडिट कर देते यार स्क्रिप्टेड थी। वो ये क्या इतना था? कंटेंट, मसलन क्या घुंघरू पहन के नाच के भी तो व्यूज आते हैं। तवाइफ जो है वो जब नाच के डाले ना वीडियो, तो इससे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, व्यूज तो रेटिंग इससे ज्यादा आ जाएगी, आपको पता है। आप किसी तवाइफ का मुजरा जो है वो आप चैनल पे चला दें, इस शो से 10 गुना ज्यादा रेटिंग ना आए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। तो रेटिंग तो उस तरह भी आ जाती है। तो उनकी तकरार हो गई, तो इरशाद भट्टी जो है वो उसने रंगबाजी की ड्रामा, उसने वो माइक उतारा और वो शो छोड़ के चले गए। जब वो चले गए तो कामरान शायद उनको मनाने गए। अब होस्ट साहब अब जो है ना थोड़ा वो चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे, ट्रांसमिशन मुकानी भी है, करनी भी है। तो वो बाहर गए, बाहर जाके जवाद अहमद जो अंदर बैठे हैं, माइक लगा हुआ है, एक पैनल में एक गेस्ट बैठा हुआ, उनको पैगाम भिजवाया गया कि वो भट्टी साहब तो नहीं मान रहे किसी सूरत, जब तक आप बैठे हैं वो नहीं आएंगे। ये जरा आप फैसला कर लें, खुद नाजरीन फैसला कर लें। जवाद अहमद से ये कहा गया कि इरशाद भट्टी, चले जाएं, एग्जैक्टली दूसरे लफ्जों में ये कहा गया कि जवाद अहमद को ये कहा गया कि आप चले। देखें उसमें होस्ट का काम ये है, घर के मेजबान का काम ये है कि या दोनों से माजरत कर लें तो या दोनों को इकट्ठे बैठा लें। तो जवाद अहमद साहब, यानी कि मैं अब कंपैरिजन करूं तो इरशाद भट्टी जो है ना ये इनको शदरे से आगे कोई नहीं जानता होगा इधर ही। जवाद अहमद इंटरनेशनल आदमी है, इंटरनेशनल आदमी, इंजीनियर है, बहुत बड़े माँ बाप का बेटा है, उसका एक बैकग्राउंड है, खानदान है। ये तमाम तर खसूसियात शायद भट्टी साहब कासर हों बताने में, बता ना सकें ये सब चीजें। तो कामरान शाहिद ने उससे बड़ा ब्लंडर ये किया है जो स्क्रीन पे नहीं आया, कि जवाद अहमद को कहा कि भट्टी साहब नाराज हो गए हैं आपकी मौजूदगी से, तो आप अब चले जाएं। उनको शो से निकाल दिया गया, भेज दिया गया, और वो शरीफ आदमी माइक उतार के उन्हें कहा आपका शो खराब ना हो, और वो चले गए। ये उससे बड़ा ब्लंडर है। अब वो मोहतरमा की तरफ आ जाए, खातून की तरफ। मैं 125 वाकया बता सकता हूँ फिजा अली का, ठीक है, ठीक। और वो बिलो दी बेल्ट जो है ना वो जेब नहीं देता, क्योंकि उस खातून की भी हम बिलो दी बेल्ट जो गुफ्तगू है
उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें जो है बिलो दी बेल्ट फिर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा काम साफत है, हमें साफत करनी आती है, हमें कट्टा चट्टा भी निकालना आता है जो हमारे पास है डे फर्स्ट से लेके आज तक। तो ये मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कामरान शाहिद को और इस शो की प्रोडक्शन को, जिन्होंने उसको एडिट नहीं किया। इसी तरह मलक अहमद खान, बहुत बड़ा खानदान है मलक अहमद खान का, वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला शख्स है अपने हलके से। आप जाके चेक कर लें, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला पंजाब से भी ज्यादा वोट निकल आएंगे मलक अहमद खान के। वो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनकी वो जो तजलील की जा रही है वहां पे। और हैरत की बात यह है शो का मकसद कि यही था कि ये सब लोग वहां पे बैठे हुए रिकॉर्डेड और स्क्रिप्टेड और फिर उसको हम डालें तो कि जी व्यूअरशिप आएगी। वो और आप इसका ये क्या ना मकसद हो, था? वो सामिया बैठी एक वो पामे स्टैंड, उन्हें वो कह रही है कि ये तलाकें करवाने वाली औरत है, लोगों की तलाकें करवाती है। इमरान खान की तलाक भी इसने करवाई थी। सुहेल बड़ा साहब पे वो कुछ और जुमले कस रही है, शामी साहब पे और कस रही है। लेकिन बड़ा ही जो है एक मैं कहता हूं कि कंटेंट है, बदतमीजी दुख है। हुआ, तकलीफ हुई है। और इस इतने बड़े लोगों को बिठा के और आप एक औरत को बुला के वहां पे जो है ना उससे, और उनके थ्रू वो करवा रहे बिल्कुल उसके हवाले किया हुआ शो, ठीक है। और वो जिस पे मर्जी जो मर्जी जिसके साथ बदतमीजी कर रही है, और जवाद अहमद के बारे में कुछ बात कर रही है और सब के बारे में कर रही है, और क्या वाजी बड़ा डिस्कस हो रहा है जी बड़ा। और वो जो खास तौर पे जो जिन जिन लोगों पे सुहेल साहब को तनकीद करते होंगे या शामी साहब तनकीद करते होंगे, वो उनको भौंकने का मौका मिल गया, और वो कुत्तों की तरह जो है उन्होंने वो इस वक्त हमला किया हुआ है सोशल मीडिया पे, दोनों पे। और इस तरह की सूरत है। तो कामरान शाहिद साहब जिनका ये शो था, जिनकी ये पूरी स्क्रिप्ट थी, उनका मकसद क्या था इस शो को करके, रिकॉर्ड करके? कितना अच्छा होता कि कामरान शाहिद इसी शो में इसी तरह पैनल में अपने वालिद साहब को बैठाते, शाहिद साहब, लेजेंडरी शाहिद साहब को, और कहते ना इसको खातून को कि जरा अब्बा जी के बारे में, अब्बा जी से पूछें कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते। तो अब्बा जी के बारे में इस तरह का तज़हीक अमेज़ जरा जुमले दो आते ना उधर से, और वो आप एडिट भी ना करते, तो फिर मैं कहता यार आप तो बड़े जो है ना वो एक मेरिट करने वाले एंकर हैं, और झोल नहीं है आपकी इस होस्टिंग में। और कमाल है यार, आपने तो कमाल कर दिया। अब्बा जी को बैठा के भी आपने वो सुहेल बड़ाइच और शामी साहब की तरह जलील करवा दिया। करते ना आप। फिजा अली जिन्होंने बदतमीजी की है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस है, कोई माफी आई है या कोई ऐसा नहीं? क्या मसला रिस्पांस उनकी तरफ से क्या आना है? वो तो बदतमीजी की है तो माफी मांगना तो वो बनता है ना माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल कामरान शाहिद साहब कामरान शाहिद को ये छोड़ें, ये आप कुछ नहीं बेच रहे, ये नैरेटिव शैरेटिव जो आप रोज बैठ के भाषण देते हैं ना, वो सारा पता है आपको। अगला शो ही इस पे करना चाहिए, और आप शुरू करें, अस्सलाम वालेकुम मैं हूं कामरान शाहिद और मैं माफी चाहता हूं, और पूरा 1 घंटा माफी मांगने के बाद कहें खुदा हाफिज मैं माफी चाहता हूं, फिर जाके अजाला होता है। या तो लाइव हो तो बात समझ में आती भी है, रिकॉर्डेड होके आप अपलोड कर दें, वो जिससे बदतमीजी की जा रही हो। एनीवेज लेट्स सी कि इनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी आती है या नहीं, वो भी हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बदतमीजी करना नहायत ही अनरीजनेबल है, और अगर तो वो लाइव नहीं है, चले लाइव में तो आपके पास मार्जिन नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, लेकिन अगर रिकॉर्डेड प्रोग्राम में ऐसी कोई हरकत हो जाए तो आप उसको 1 या 2 बार सोचे ज़रूर, अपलोड करने से पहले उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसका मार्जिन होता है। और जब बात करते सीनियर सहाफ़ियों की, तो बात सीनियर की भी नहीं, किसी भी इंसान के साथ आप ऐसा नहीं करें तो बेहतर है। एनीवेज मूविंग ऑन। सर, सना यूसुफ के बारे में मैं डेवलपमेंट आपसे लेना चाहूँगी। 17 साल बच्ची जिसका बेदर्दी से कत्ल हुआ, जो कि अपर चित्राल से जिसका ताल्लुक है, टिकटॉकर सना यूसुफ, क्या मजीद डेवलपमेंट है, जरा प्लीज बताइए। उसमें जो है ना वो एक तो हमारा क्लिप हमारे शो का जो आपके साथ किया था, उसमें कोई सिर्फ क्लिप थोड़ा सा निकाल के ना कि वो सना यूसुफ बड़ी मेहनत से कत्ल हुई हैं सियाको सबाक से हटके। हाँ जी, अब वो बेचारे निकालने वालों को ना वो क्लिप ये नहीं पता कि सियाको सबाक होते हैं। सियाको सबाक ये सियाको सबाक समझ आने में बड़ा वक्त लगता है इंसान को। तो ये शुतरे बेमुहार जो है ना बेचारे एडिटर और सोशल मीडिया, एक काबिल रहम भी है। ये जाहलों की एक दुनिया है। तो एक तो वो किया। अच्छा, अब ये है कि बात वही निकली जो हमने की, बात तो वही निकली। कंदील बलोच कैसे कत्ल हुई थी, अंजुमन शहजादी कैसे कत्ल हुई थी, कितने वाकयात मैं अभी आपको बताता हूँ।
ये रातों रात जो है ना, रातों रात एक मकबूलियत और शोहरत हासिल करने का जो शौक था वो इनको मौत के मुंह में ले गया, इन लोगों को। तो इस तरह कई वाकयात हैं, कई वाकयात हैं। हम अभी सना यूसुफ की बात कर लेते हैं। सना यूसुफ की 3 सहेलियों को इन्वेस्टिगेट किया गया, ठीक है ना? और उसमें एक सहेली वो भी शामिल है जो बहुत ज्यादा वीडियोस में नजर भी आ रही है। अब जाहिर है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट उसको कातिल को कर रही है, उस बेगैरत इंसान को, तो वो दोस्तों का भी तो दूसरा बनता है ना, दूसरा जो close दूसरा जो friends है। पहलू है कि वो किस हद तक उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना बाकी है, वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो बात वही है जो हमने की थी पहले भी, कि पहली दफा इंस्टा अकाउंट पे उस शख्स ने राब्ता किया सना यूसुफ से, और उसने जो है ना ये बताने की कोशिश की कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ। पीआर ये और जो उस वक्त सना यूसुफ को कोई नहीं जानता था। ठीक अब देखें ना, ये 2 तरह की चीजें हैं। ठीक है, उस वक्त कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था। ये बल्कि ये कह लें कि सना यूसुफ का जो सोशल मीडिया कैरियर है उसमें ये शख्स खुद को बुनियाद का पत्थर समझता था, जिसपे वो एक 17 साल बिल्डिंग पिलर खड़ी थी जिसके और ऊपर तैयार बेस हुई। बनी है सना और यूसुफ सना की, यूसुफ ऐसे उसके बाद जो है टिकटॉकर। मुख्तलिफ प्रोडक्ट की उसने वो कैंपेन्स भी शुरू कर दी, कपड़ों की, खानों की, उससे उसको पैसा भी आना शुरू। अच्छी बात है, करना मतलब चाहिए आप कह रहे बच्चों हैं को कि काम। उस बच्चे ने, ये लड़का 22 साल जो भी है, उसने सना यूसुफ को बड़ा हेल्प आउट किया ठीक शुरू में। ठीक एक जो यानी जैसे डिजिटल मीडिया होता है, मैंने उस दिन बता रहा था कि हमें नहीं इतना पता सोशल मीडिया का, चीज़ों का टेक्निकलिटीज, उसको कैसे जो है वो अकाउंट को जो है वो राइट। उसको राइज करना है, और कैसे उसको पॉपुलर करना है, और कैसे व्यूज लेने हैं, और कैसे जो है ना फेमस होना है। वो सारा एक टेक्निक है, जाहिर बात है। उसमें उसने हेल्प की है सना की थ्रू आउट। एग्जैक्टली वो जो है उमर हयात, वो इस बच्ची को उसने शुरू में हेल्प आउट किया। जब हेल्प आउट किया ना, तो एक राब्ता रहा। इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा ये करता रहा कि खुद तो वो जो उसकी हालत निकली बेचारे की, वो 3 मरले का छोटा सा घर, और मेरा ख्याल है वो टूटी हुई चारपाई पे उसका वालिद बैठ के मीडिया पर्सन से बात कर रहा है जड़ावाला में। तो खुद उसके, वो तो बेचारा यानी कि समझ लें कि 2 वक्त की रोटी पूरी करने वाली बात है। मिजरेबल कंडीशन, इस तरह के उनके हालात हैं। और माँ की डेथ हो चुकी है, और बाप जो है वो अकेला इस बच्चे के साथ ही रहता है, ये कातिल के साथ। और बहन जो है इसकी, उसकी शादी जहाँ हुई है वो करीब ही है घर, तो बहन जो है वो 2 वक्त का खाना एक ही वक्त में बना के भेज देती है, तो बाप बेटा वो रोटी खा लेते हैं। ये घर के हालात हैं जहाँ वो ख्वाब से जा रहा था कि वो सना यूसुफ को लेके जाएगा ब्याह के, ठीक है। तो उसके साथ वो रंगबाज इतना बड़ा निकला कि वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहीं खड़ी हुई मिली, तो किसी से रिक्वेस्ट करके बता के कि मैं टिकटॉक करूँ, तो उस गाड़ी के साथ अपनी वीडियो बना ली, उसके स्टीयरिंग पे बैठ के बना ली, और वो सना को भिजवाता रहा, और अपने उसमें वो टिकटॉक पे लगाता रहा। और ये बच्ची बेचारी समझी कि शायद ये कोई ठीक है, रीजनेबल आदमी, खाता पीता। लेकिन इसके बावजूद कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि सना यूसुफ उसकी कोई ख्वाहिशात पर सोच रही थी कि ये मुझसे कोई ताल्लुक बढ़ाना चाहता है, या अच्छा नंबर एक्सचेंज हो गए। और उसके साथ ही साथ उसने जब सालगिरह वाला भी जो वाकया है, वो जो फॉर्चूनर वाली क्या कहानी है, किसके लिए उसने, क्यों फॉर्चूनर बुक करवानी पड़ी उसको, यानी कि वो असल में ये जो रंज था, ये गुस्सा ये भी था कि उसकी औकात और बसात के मुताबिक वो कातिल जो है वो इस बच्ची पे काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका था, जिसको वो इन्वेस्टमेंट समझ रहा था। अब जब सना यूसुफ उसको रिस्पॉन्ड नहीं उस तरह कर रही थी, या उसकी बात नहीं सुन रही थी, या सालगिरह पे उसका केक नहीं और उसके फूल वसूल नहीं किए, तो उसको ये लग रहा था कि ये जो मेरी काफी अरसे से जो एक इन्वेस्टमेंट है, जो एक मेहनत है, जो मैंने एक मुशक्कत की है, यानी कि उसकी फीलिंग ये थी कि जैसे उसकी हैसियत उसकी नजर में एक टिश्यू पेपर की है, ठीक, कि जैसे उसको यूज करके फेंक दिया गया। हालांकि ये जो बच्ची है इसकी 17 साल एज थी, ये कितनी आप समझ रहे हैं कि क्लेवर हो सकती है, या किसी को जैसे कोई मिस यूज कर सकता है, वो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन गलती फिर वही हुई कि उसका कातिल तो उसका वो अकाउंट ही निकलाना, जिसकी वजह से इस शख्स से राब्ता हुआ, आपको पता चल और गई। अपनी आप जो है ना वो मालूमात सारी उस पर शेयर कर रहे हैं।
नंबर्स आपके एक्सचेंज हो गए हैं, राब्ता हो गया है, सालगिरह का उसको कैसे पता है, सालगिरह पे वो पहुंच गया है, उधर जो है वो मुतज़ाद इतलात है कि रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई है या वहाँ पे कोई रूम बुक करवाया है। अब खुदा ना खास्ता अगर सना यूसुफ उससे उस दिन मिलने चली जाती तो उस दिन भी कोई हादसा हो सकता था इस तरह का, उसके साथ कोई वाकया पेश आ सकता था। अच्छा वो नहीं गई, उसके बाद ये शख्स जो है वो आता है और इसकी वालदा सना यूसुफ की जो है वो पहले ही बाजार गई हुई है कुछ सामान लेने के लिए, सर्फ बताया जाता है कि सर्फ लेने गई हैं। अब ये ऊपर के पोर्शन में रहती है, उसको सर घर का भी पता है, ये वाकया इसके अपने घर पे ही हुआ है, घर पे ही हुआ ना, फुप्पो सना के के घर पे, नहीं नहीं किसी नहीं अपने ऐसी घर जगह पे, पे, अपने अपने घर पे हुआ है। वो घर पे जरूर मौजूद थी, वालदा नहीं थी। अब नीचे वाले पोर्शन में जो खातून है वो किसी का, और ये बड़ी देर से बाहर जो है वो चक्कर लगा रहा है, और वो खातून जो है उन्होंने दरवाजा खोला और वो किसी काम से बाहर निकली है, दरवाजा खुला पाके तो ये ऊपर चला गया। ये असल में कहानी सामने आई है। ऊपर जाके वो उसके कमरे में अच्छा, इसको पहुंच ये गया पता था कि वो ऊपर वाले पोर्शन में है, रहती उसको है। ये भी पता था, ये सारी मालूमात उसके पास थी ना, सारी मालूम। हम तो यही बात कर रहे हैं कि भाई अब वालदैन जो हैं, अगर बच्चे जो हैं उनको शौक पड़ गया है कम उम्री में सोशल मीडिया पे आने आने के लिए, अपना टिकटॉक पे आने के या इंस्टा पे, या वो सोशल मीडिया को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं या शौक की खातिर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझाने सिखाने की जरूरत है, उनकी तरबियत करने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंशियल और उसको आपने प्राइवेसी मेंटेन उसको रखी जाए। किस हद तक आपने यूज करना है, कैसे करना है, अपनी इंफॉर्मेशन कितनी किसी से शेयर करनी है, आप जिस अकाउंट से राब्ता कर रहे हैं वो उसकी मालूमात, उसकी जानकारी, वो कौन शख्स है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, यानी कि उसके बगैर ही आप जो है वो बगैर सोचे समझे कि इससे इस तरह राब्ता कर लें, घर का एड्रेस दे दें, लोकेशन दे दें, नंबर दे दें, सारी मालूमात शेयर कर लें, तो फिर इस तरह के हादसा जो है रूनुमा हो जाते हैं। ये हमने पहले भी कहा था, हम उस पर अभी भी कायम हैं कि ये सोशल मीडिया उसका कातिल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सोशल मीडिया भी एक आर्ट है, इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए ये भी हर इस्तेमाल करने वाले को अब सोचना चाहिए 2 बार कि उसके फ़ायदे भी नुकसानात भी हैं, लेकिन इस्तेमाल किस तरह करना, असल आर्ट ये है। आई होप नाज़रीन समझ जाएँ इन वाक़ियात के बाद और अपने आप को थोड़ा सेफ कर लें, और किसी भी इस तरह के दलदल में फंसने से पहले वो एक बार ज़रूर सोचे कि सोशल मीडिया जो है उसको इस्तेमाल करना वाकई एक आर्ट है, इसके लिए डिग्री नहीं वाकई स्किल चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमाज़ पे जो पाकिस्तानी मूवीज़ लगी ईद उल अज़हा के मौके पर, लव गुरु, दीपक, क्या रिस्पॉन्स था, क्या फीडबैक है, ज़रा दीजिए। ईद पे ना मैं आपको बताता हूँ, ईद पे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ईद पे तो आप कोई ऐसी फिल्म भी लगा देना कि बंदा हमें किसी को कहता है कि तू बड़ी फिल्म है, तो उसको भी लोग देख रहे हैं। लोग ना ईद पे घर से निकले होते हैं, और आजकल जिस तरह का माहौल है कि मुख्तलिफ मॉल्स में सिनेमाज हैं, वहां पे फूड कोर्ट भी हैं, शॉपिंग की आपको सहूलत भी है, लोग पिकनिक मनाने आते हैं, तो वो आए तो वहां पे उन्होंने वो टिकट लिया मूवी, यानी कि इस तरह ईद के 3-4 दिन तो इस तरह का रश मिल जाता है। मूवी का पता चलता है जाके ईद के 1 वीक बाद, 10 दिन के बाद, जब वर्किंग डे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अगला वीकेंड आता है, फिर मंडे को आके रिपोर्ट। लेकिन अदरवाइज जो है, अदरवाइज 2 फिल्में रिलीज हुई, एक दीमक और एक लव गुरु, वो को हॉरर मूवी है, और एक लव गुरु। अच्छा मसला ये है, मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूं कि कराची से ना फिल्म नहीं बन पा रही। ट्रू, ठीक है, फिल्म नहीं बन पा रही। सुनने में ये आया है, जो फिल्मी पंडित हैं, मेरी कुछ पंडितों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि दीमक जो है वो कदरे फिल्म है, लव गुरु जो है वो फिर एक ड्रामा बना दिया उन्होंने ना, उसमें ड्रामे की 2-3 के एपिसोड में आपने 2 गाने डाले। मैं शुरू से ये कह रहा हूं। अच्छा उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि कराची इंडस्ट्री जो है ना, वो लाहौर इंडस्ट्री से बच बचा के, वो लिखा होता है ना कि ये दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो वो इंडस्ट्री को ना लाहौर से बच के फिल्म बनाते हैं। यानी कि यहाँ का जो तजुर्बा है, यहाँ की जो टेक्निक है, उससे अगर वो इस्तेफादा करें तो फिल्म बन जाएगी। ये मैं बड़े अरसे से बात करता हूँ। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। हालांकि ये जो फिल्म है लव गुरु, ये ARY के बैनर की फिल्म है, और ARY जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करता है और जिस तरह से उसकी हाइप बनाता है वर्ल्ड वाइड, वो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन सर बात तो असल में आप प्रमोशन जितनी बड़ी आला आपके सामने यूके वो मिसहैप भी हुआ, मिसहैप हुआ मायरा के साथ, जो लंदन में वो कैंपेन थी ना यार भाई की, फिर अमेरिका में की गई, वेस्ट में पूरा वो। मैं कहता हूँ मसला ये नहीं है, फिल्म जो है वो बड़ी बजट में वो बड़ी फिल्म है लव गुरु। अच्छा एक टेक्निकल वजह और भी थोड़ी सी देखने वालों ने ये कही है कि वो हुमायूं जो है वो लव गुरु, यानी कि हुमायूं सईदी लव गुरु चल रहे हैं अभी तक,
वो यार कोई लव गुरु मसलन कोई होता है ना कि यंग हीरो को टाइप, यानी कि हुमायूं साहब वो अभी भी यानी कि लव गुरु हैं मसलन, यानी कि उनका रोल जो है ना थोड़ा सा उनको अपनी एज के हिसाब से अपना अमिताभ बच्चन आज भी स्टार है, हीरो है। अमिताभ बच्चन जो है वो अपनी एज के हिसाब से वो लिखवाते हैं स्क्रिप्ट, अपना रोल लिखवाते हैं, आज भी काम करते हैं, ठीक है। मगर वो लव गुरु, अमिताभ बच्चन लव गुरु कर ले मसलन, तो ये थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आया है। और वो एक ड्रामा टाइप मूवी है और फुल को फिल्म की फील उससे नहीं आई। दीमक जो है शायद इस, वो हॉरर मूवी है, हॉरर मूवी बहुत कम बनती है, ठीक है, और वो सुना है, मैंने देखी नहीं है, सुना है कि वो कदरे फिल्म है और वो ज्यादा पसंद की जा रही है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें उसको ज्यादा रिस्पांस मिला है, उसकी बुकिंग जो एडवांस बुकिंग जो है वो भी ज्यादा है बददस्तूर अभी तक। तो ये थोड़ा सा फिल्मों का कंपैरिजन आया, ये जो दो बड़ी फिल्में ईद पे लगी हैं कि उन्हें फिल्में कहा जा सकता है ज्यादा थी, इनमें से निकला कुछ नहीं, इतना बड़ा वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का नहीं है, तो वो वाली कहानी है, वो वाली कहानी है। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बल्कि मैंने तो सुना है कि किसी इंडियन फिल्म है, मैंने देखी नहीं हुई, श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की कोई मूवी थी, उसकी स्टोरी की इन्होंने नकल की। अच्छा, ये जो आप चरबा होने की बात कर रही हैं, ठीक है, वो ये भी मुझे ये भी थोड़ा सा, मैंने एक दो डायरेक्टर से बात हुई है, एक दो ये बात आई जरूर है, लेकिन वो मैं बताता हूँ आपको, देखिए स्टोरी है ड्रामेटिक से देखो, पाकिस्तान बनने से पहले से जब जो है ना वो एक बरसगीर पाको हिंद की एक इंडस्ट्री हुआ करती थी और वो एक टाकीज का दौर और इतने स्क्रिप्ट हो चुके हैं, इतना म्यूजिक हो चुका है, तो वो एक रिजेम्बलेंस और एक कहानी का मिल जाना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखें मेरी बात सुने, मैं लगा ड्रामा ही भाई बात सुने, वो एक लव गुरु जो आप बात कर रही हैं वो बनी होगी ना 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले, इसी तरह हीर रांझा बनी होगी 40 साल पहले, लेकिन आज भी आप दोबारा हीर रांझा बना ले, दोबारा लव गुरु बना ले, दोबारा आप कोई भी दहलीज बना ले, लेकिन वो 2025 नजर आना चाहिए ना उसमें। अगर आपने उसमें 2025 दिखा दिया, आज का लव गुरु दिखा दिया, तो लोग उसको देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? अच्छा, इस मूवी को अगर आप देखें ना तो वो 20 मिनट में भी आप रैप कर सकते हैं। नहीं मैं कह रही हूँ, अगर आपने रैप अगर भी क्यों देखें, वो जो 2 घंटे की मूवी है ना, अगर आप उसको सिर्फ 20 मिनट में स्क्वीज करके उसका क्रक्स कर दे, तो मेरे ख्याल से वो एक शॉर्ट फिल्म आप वैसे ही लगा देते। 20 मिनट बजट है, इजलास है, उस पे बात ना करूं मैं, जो है ना उस पे कोई इसमें 20 मिनट में पॉडकास्ट कर लूं अपना, यानी कि मैं क्यों देखूं मसलन, वजह क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है सर कि वो 2 घंटे वाली फिल्म इट्स नॉट वर्थ इट। नहीं, मैं लेट आया हूं दफ्तर, लेट आने की सजा ये है कि मैं फिल्म देखूंगा जाके। वो जैसे एक मूवी का राम गोपाल वर्मा की फिल्म आग के ऊपर कुछ बहुत मीम्स बनती थी, तो ये वही वाली कहानी है, अगर आप लेट आएंगे तो आपको लव गुरु दिखाई जाएगी। नहीं मैं देखिए, आप इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, देखने से पहले इतनी ही बात उस पे हो सकती है जितनी हमें फिल्म और ड्रामा में डिफरेंस है, फिल्म के चैंपियंस जो हैं उन्होंने बताई, आज इतनी ही की जा सकती है। बाकी अब ये है कि इस पे कोई पूरा रिव्यू करना है तो फिर उसको हम जाके देख सकते हैं। मैंने देखी है। अच्छा, मैं तभी तो आपको कह रही हूँ कि वो 2 घंटे से अगर आप 20 मिनट्स पे कर दे, क्या हार्डली 11 मिनट्स में कर दे, तो उसकी स्टोरी तब भी समझ आ जाती थी। अच्छा, 2 घंटे बहुत ज्यादा है, लाइक वो होता है ना जैसे आप फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल करके किसी को कन्विंस करते, मतलब दैट्स टू ओवर। नहीं तो फिर 20 मिनट को भी रिड्यूस करो। मैं तो आपको कह रही हूँ, भाई किसी को हमें नहीं आई लव यू बोलना तो व्हाट्सएप पे 1 मिनट का मैसेज लिख दो तो वो लव गुरु समझ आ जाएगा। शॉर्ट फिल्म्स बना लेना 5-6 मिनट की, हाँ आप इसको रख दे किसी प्लेटफॉर्म पे, तो ये अच्छा, यानी कि आपका ये कहना है कि टाइम लोगों का बड़ा कीमती है, तो इतना जो है लव गुरु में इतना ज्यादा टाइम जाया करने के बजाय उसको शॉर्ट फिल्म में ले आए तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं यही तो समझा रही हूँ आपको, कब से आप समझ नहीं पा रहे कि वो ड्रैग्ड स्टोरी है। राइट, चले जो भी है कैरेक्टर्स को, उनकी एफर्ट्स अपनी जगह पे, लेकिन प्रोडक्शन को अगर आप देखते हैं ना तो वो ड्रैग्ड स्टोरी है। आप उसको स्क्वीज करके अगर 10 मिनट की भी बना लेंगे तो सारा मामला इसमें आ सकता है। नहीं, लेकिन उसमें वो उसका तो मजा आया होगा, लाला आरफ लोहार का सर वो भी मौज करावा, सैर करावा। आप वो अच्छा, वो एंड पे है, कास्ट एंड क्रू में डाल देना। ओ लो, अच्छा यकीन करें कि अगर मैं जिंदगी में कभी ये फिल्म देखने का सोचूं तो उस गाने के लिए मैं भी उस गाने, आई स्वेयर मैं उस गाने के लिए गई थी। वो गाना एंड पे है जब वो कास्ट क्रू के ऊपर से ना ऐसे, यानी कि उस गाने के लिए पूरी फिल्म देखना पड़ेगा। सिर्फ उस गाने के लिए गई, मुझे लगा कि अच्छा उस गाने के लिए पूरी फिल्म, तो ये खाली गाने की टिकट अगर लें, खाली गाने की एंड की, तो वो सस्ती मिलेगी टिकट या उतने ही पैसे लेंगे सिनेमा वाले कि हमने वो गाना देखना है एंड पे, टाइम बताएं उतने बजे अंदर आ जाएंगे?
वैसे इतने के बजे तो शायद वैसे भी दरवाजा खोल दें, हमें अंदर चले जी जाएं। बिल्कुल, मैं भी Popcorn उस लेके। गाने के लिए गई थी अच्छा, और दो वैसे कट टू द चेस प्रोडक्शन जो है मुझे लगता है वो ये ना हो कि फिल्म में गाना देख वीक के है। तो हमें फिर लाले का गाना ही अच्छा लग रहा हो कि यार वो वीडियो अच्छा था। नहीं सर, आरिफ लोहार का गाना तो अच्छा है। नहीं नहीं, गाना तो बहुत आला है, मैं कह रहा हूँ जो पिक्चराइज हुआ है। पिक्चराइजेशन ठीक थी, नहीं गाने की पिक्चराइजेशन ठीक थी, लेकिन वो एंड पर आया, बिल्कुल ही एंड पर, जिसकी हाइप थी ना बहुत ज्यादा कि वो मिडल में आएगा या कुछ बीच में कोई ट्विस्ट आता है, बुशरा, वो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। आप शमीम आरा और मैडम संगीता टाइप लग रही हो वो इससे। एंड में आया गाना बड़ी तो आपके वो अंदर तो डायरेक्शन है, और मैं तो सर आपको बड़ा इजी लेता रहा हूँ। आप तो बड़ी डायरेक्टर निकली, खोदा पहाड़ निकली डायरेक्टर। चलिए नेक्स्ट टाइम हम कहेंगे डायरेक्टर साहब को कि हमसे जरूर पूछिएगा जी जी। जब आप कोई नेक्स्ट मूवी स्टार्ट करने लगे। एनीवे सर, थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन द इश्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया की हमने बात की है। हम बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तानी प्रमोटर से, लेकिन प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि इंडियन आर्टिस्ट को काम देना बंद करें, उनके साथ भी काम करना बंद करें, अगर तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट पूरी दुनिया में उनकी तरफ से बैन है। एनीवेज, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।